तो नमस्कार, स्वागत है। मैं हूं सुमित शुक्ला, आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस विशेष कार्यक्रम में और ये कार्यक्रम विज्ञान और तकनीकी पर आधारित है। और हम आज बातचीत कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश पीसीएस में जो एक नया बदलाव हुआ है इसी साल यानी कि साल 2023 में, ये एक बृहद और नया बदलाव हुआ। और बदलाव ये हुआ कि हमारे यहाँ से यानी कि उत्तर प्रदेश पीसीएस से वैकल्पिक विषय का विलोपन हो चुका है, यानी कि वो समाप्त कर दिया गया। चूँकि छात्रों की लंबे समय से मांग भी थी कि भाई ये थोड़ा सा मामला फंस रहा है स्केलिंग आदि का, तो सरकार की तरफ से इस बार पेपर नंबर 5 और पेपर नंबर 6 में बदलाव कर दिया गया है। पेपर नंबर 5 में भी यूपी को लेकर के कई प्रसंग डाले गए हैं और 6 वाले में भी यूपी को लेकर के कई प्रसंग डाले गए हैं। इसी बीच सवाल आता है कि हमारा यानी कि विज्ञान और तकनीकी का क्या रोल होगा, क्योंकि मैं पिछले 1 दशक से उत्तर प्रदेश पीसीएस और यूपीएससी दोनों प्रभागों में विज्ञान और तकनीकी को लेकर के पढ़ाता आ रहा हूं। लगभग 1000 से अधिक छात्रों को ऑफलाइन और लाखों से अधिक छात्रों को ऑनलाइन तरीके से हमने एक संतुष्टकारक व्यवस्था में पढ़ा रखा है, यानी कि उनको मैंने इतना पढ़ाया कि वो संतुष्ट हुए हैं और छात्र के चयन भी हुए हैं दोनों स्थितियों में, यूपीएससी के भी और यूपीपीसीएस भी। मेरा ऐसा मानना है कि हमसे पढ़ करके आपके साथ भी सकारात्मक भाव उत्पन्न होगा और आपकी मेहनत के आधार पर और हमारे बताए गए कार्यक्रमों के अनुरूप उम्मीद है कि ईश्वर आपको भी सफलता के उस मार्ग तक भेज देगा जहां पर हर कोई उम्मीद लेकर के घर से निकलता है। तो खैर, हम बातचीत करेंगे विज्ञान और तकनीकी का। वास्तव में जब बात होती है विज्ञान और तकनीकी की, तो मुख्य तौर पर जो तकनीकी आयाम बन पाते हैं, ये तकनीकी आयाम तब बन पाते हैं जब हमारे पास पेपर नंबर 3 आता है। चूंकि पेपर नंबर 3 यानी कि मेंस में जो पेपर नंबर 3 होता है, उसमें मुख्य तौर पर साइंस और तकनीकी के बृहद आयाम दिए गए हैं। उसमें आपको स्पेस, डिफेंस, बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स, एनर्जी टेक्नोलॉजी, तरह तरह के जो कॉन्सेप्ट हैं वो पेपर नंबर 3 में पूछे जाते हैं। और पेपर नंबर 3 में लगभग 5 से 6 ऐसे सवाल बनते हैं जिनमें से लघु उत्तरीय भी होते हैं और दीर्घ उत्तरीय भी होते हैं, जो अकेले विज्ञान और तकनीकी से होते हैं। लेकिन इस बार जब हमने पेपर नंबर 6 देखा, यानी कि जो नया जुड़ा हुआ है ये वाला, तो इसमें हमें ये देखा कि पेपर नंबर 6 में भी उत्तर प्रदेश को लेकर के साइंस और टेक्नोलॉजी को समझने और विज्ञान और तकनीकी की भावनाओं को जानने का जो तरीका है, जानने का जो एक व्यवस्था है, उसको लेकर के कुछ पाठ्यक्रम डाले गए हैं। तो हमारा जो आपके साथ इस पूरे प्रसंग में बातचीत होगी वो उत्तर प्रदेश सरकार का जो हमने लोगो लगा रखा है, ये इसलिए लगा रखा है कि हम विज्ञान और तकनीकी पढ़ने वाले हैं उत्तर प्रदेश के दृष्टिकोण में। पूरे भारत का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य, जहाँ पर हम विज्ञान और तकनीकी को आधार मान करके चलते हैं। सीधी सी बात है कि किसी भी राज्य या किसी भी राष्ट्र की जो वास्तविक संकल्पना है, वास्तविक उसका विकास है, वो तभी संभव है जब वहाँ पर विज्ञान और तकनीकी के आयामों का विस्तार हो सके। तो हम आज के पाठ्यक्रम, आज के इस पूरे सत्र में उत्तर प्रदेश पीसीएस के इस विज्ञान और तकनीकी खंड के पाठ्यक्रम को देखेंगे, सवालों के पूछे जाने की गुंजाइश पर बातचीत करेंगे और उत्तर प्रदेश में विज्ञान और तकनीकी की स्थिति और हालात पर बातचीत करेंगे और देखेंगे कि आखिर मुख्य परीक्षा में किन किन माध्यमों से कैसे कैसे सवाल बन सकते हैं। इन सभी मुद्दों को ध्यान में रख करके आधारित ये कक्षा है और मेरा ऐसा मानना है कि टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग की तौर पर आपको इस कक्षा में काफ़ी कुछ सीखने समझने का अवसर मिलेगा और आप संतुष्ट होकर के अपनी तैयारी में अग्रसरित हो जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करी जाए और ध्यान रखिएगा, हमने जो पाठ्यक्रम तय किया वो ये देखा कि उत्तर प्रदेश पीसीएस में जो पाठ्यक्रम पूछे गए हैं वो कुछ इस तरह से है और जो कि विज्ञान और तकनीकी में शामिल हो जाते हैं। पहला है कि उत्तर प्रदेश पीसीएस में विज्ञान और तकनीकी, यानी कि आखिर उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा सा राज्य जनसंख्या के लिहाज से भी, और अगर देखा जाए क्षेत्रफल तो वो भी कम ही नहीं है, वो भी ठीक ही ठाक है। तो विज्ञान और तकनीकी की क्या दिशा दशा है, क्या भूमिका है, ये एक सवाल। दूसरा, उत्तर प्रदेश पीसीएस में विज्ञान और तकनीकी को लेकर के ये पूछा गया कि आखिर उत्तर प्रदेश में
उपलब्धियां क्या रही हैं भारत उत्तर प्रदेश की, स्पेशली जो यूपी की मेधा है ना, उनको लेकर के। अब जैसे एक सवाल ऋतु करधाल को लेके बन सकता है कि आखिर ऋतु करधाल के जरिए आप ये जान सकते हैं कि इनका जो ऋतु करधाल का जो जुड़ाव हो लखनऊ से है, उत्तर प्रदेश से है, और इन्होंने हमारा जो मिशन मंगलयान है या हमारा जो चंद्रयान 2 गया उसमें इनकी बड़ी भूमिका रही। तो इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि आखिर जो उत्तर प्रदेश में विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में उपलब्धियां रही हैं वो क्या हो सकती हैं। हमारे यहाँ जुड़े हुए जो यूपी के जो वैज्ञानिक हैं, यूपी से जुड़े हुए जो प्रमुख ऐसे वैज्ञानिक हैं जिन्होंने मुख्य तौर पर राष्ट्रीय स्तर पर भारत में अपना नाम कमाया, राष्ट्रीय स्तर पर इनका योगदान क्या रहा है, या उत्तर प्रदेश के ऐसे कुछ महत्वपूर्ण मेधाएं जिन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाया, तो उस पर भी हमें विकास बातचीत करनी। क्योंकि एक सवाल बिहार पीसीएस में ठीक इसी साल पूछा गया मेंस में उनके, कि बिहार की जो वैज्ञानिक शक्ति है, बिहार की जो वैज्ञानिक मेधा है, उसने राष्ट्र के विकास में क्या क्या योगदान दिया। तो चूंकि अगर वो इस तरह के सवाल कर रहे हैं तो सीधी सी बात है कि हमें जो राज्य स्तर की परीक्षाएं हैं उन परीक्षाओं को ध्यान में रख करके उत्तर प्रदेश के साथ भी कनेक्ट करना होगा। तो आपसे बिल्कुल पूछा जा सकता है कि आखिर जब से भारत आज़ाद हुआ तब से लेकर के आज तक, है ना, इन 70-75 सालों में उत्तर प्रदेश पीसीएस एग्ज़ाम में सवाल पूछता आया है। तो हमें ये भी देखना है कि उत्तर प्रदेश में मुख्य तौर पर इन 70-75 सालों में विज्ञान के क्षेत्र में कितनी मेधाएं निकली, आखिर विज्ञान के क्षेत्र में हमने कितने कितने संस्थानों का विकास किया, है ना, किस किस प्रकार से हमारे यहाँ स्पेस में क्या गति हुई, या साथ ही साथ सूचना और संचार की प्रगति की स्थिति क्या है। उत्तर प्रदेश में मुख्य तौर पर आज जैव तकनीकी का विकास कितना संभव हो पाया है, उसके लाभ किस स्तर पर मिल रहे हैं, यानी इस तरह की बातें हमें यहाँ पर ध्यान रखनी है। एक और है कि उत्तर प्रदेश में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, इसको अलग से इसलिए मैंने रखा है कि किसी भी बड़े से राज्य में जनसंख्या इतनी ज़्यादा है और जनसंख्या को कम्युनिकेट करने का एक अधिकार है, तो सूचना और संचार के क्षेत्र में ऐसी कौन सी अवधारणाएं विकसित हो रही हैं उनको देखा जाए। अभी सूचना और संचार से चाहे उत्तर प्रदेश सरकार ई गवर्नेंस को बढ़ावा दे रही है, या हम ई शिक्षा को बढ़ावा दे रहे हैं, अथवा हम ई चिकित्सा के बारे में बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि कोविड-19 के बाद ये तमाम जो ई शब्दावलियां हैं, वो चाहे ई गवर्नेंस हो, ई एजुकेशन हो, ई टेलीमेडिसिन सर्विसेज हो, ये राष्ट्र के स्तर पर राज्यों की एक अपनी अनुभूति हो चुकी है कि आप भी इस तरह के कार्यक्रमों में अपनी जो क्षमता उसका विस्तार कीजिए। रीजन कि जनसंख्या की, जनता की अपनी एक मांग है, एक डिमांड है। एडटक बढ़ रहा है, और एडटक बढ़ रहा है तो सरकारों को भी, चाहे वो राष्ट्र की हो चाहे राज्य की हो, दोनों को ध्यान में रख करके चलना होगा। इसके अलावा उत्तर प्रदेश पीसीएस में इन्वायरमेंट और इकोलॉजी और बायोडायवर्सिटी की क्या स्थिति है, इसमें कौन से तकनीकी आयाम लग सकते हैं, उनसे जुड़े हुए प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में इन्वायरमेंट, पोल्यूशन और उसके प्रभाव और प्रबंधन को लेकर सवाल। भाई उत्तर प्रदेश में अगर देखें तो गंगा नदी का एक लंबा विस्तार है, और गंगा नदी पर उत्पन्न होने वाला जो जल प्रदूषण है ये वास्तव में व्यापक आयाम पैदा करता है। इसको साफ करने के लिए कानपुर से निकलने वाले टेनरीज के गंदे पानी या वहाँ से निकलने वाले जो हानिकारक रसायन हैं उसका प्रभाव नदियों पर पड़ रहा है। तो आखिर उसके प्रबंधन को लेकर क्या बातचीत की जाए। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के स्लॉटर हाउस हैं, उत्तर प्रदेश के जो एक तरीके से चीनी मिल्स हैं, उत्तर प्रदेश के और कई प्रकार के जो हमारे पास उद्योग और धंधे चल रहे हैं, हमारी जो जलवायु है, अब आप गाजियाबाद को ले लीजिए, उत्तर प्रदेश में ही आता है, तो वहाँ की हवा की स्थिति इतनी खराब है, दिल्ली से सटा हुआ है, तो उनकी एयर पोल्यूशन को ठीक करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, है ना। तो वो सारी टेक्नोलॉजी उत्तर प्रदेश सरकार किस स्तर पर देख रही है, उसे हमें ध्यान में रख करके चलना है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य और चिकित्सा को लेकर के इसके तकनीकी आयाम को लेकर के बातचीत करना, कि हमारे पास जो उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए तो मेडिकल कॉलेज या हमारे पास मुख्य तौर पर पीजीआई, ये जो तमाम ऐसी अवधारणाएं हैं, इनमें आधुनिकतम चिकित्सा व्यवस्थाएं या डायग्नोसिस और चिकित्सा या शल्य चिकित्सा के लिए जो बड़ी मशीनें हैं, उन सभी का विकास कैसे हो रहा है, नवीनतम
चिकित्सा प्रणालियों का विकास कैसे हो रहा है। तो लगभग लगभग इस स्तर के सवाल, एक या दो सवाल आपको पेपर नंबर 6 में विज्ञान और तकनीकी से जुड़े हुए पूछे जा सकते हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा कि मैक्सिमम जो प्रश्न पूछने की इनकी टेंडेंसी है वो यही होगी कि आपको बताना है कि यूपी में जो साइंस और टेक्नोलॉजी है, विज्ञान और तकनीकी है, उसको 2-3 सिनेरियो में समझना है बस, और कुछ अलग से इसमें ध्यान नहीं रखना है। ये आप तब समझ पाएंगे जब आप पेपर नंबर 3 में एक मजबूत साइंस और टेक्नोलॉजी का अध्ययन कर लेंगे। यहां से जब आप साइंस टेक का एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्राप्त कर लेंगे तो बस इसी इंफॉर्मेशन को यूपी के परिप्रेक्ष्य में हमें बातचीत कर लेनी है। इसमें कुछ अलग से हमें सीखना और अलग से हमें कुछ ज्ञान प्राप्त करने की कोई खास गुंजाइश नहीं है, बहुत ही छोटा सा दृष्टिकोण है। और मैं आपको बताऊं कि मेरी कक्षा ज़्यादा नहीं होगी, बस मोटे मोटे तौर पर 10 से 15 क्लास में हम यूपी के जितने भी तकनीकी आयाम हैं, उत्तर प्रदेश ने जो भूतकाल में तकनीकी विस्तार किया होगा वो, अथवा वर्तमान या भविष्य के जो तकनीकी आयाम पर बातचीत हो रही है वो, उन सभी को हम शामिल करेंगे। तो हमें बस इतना ही देखना है कि जैसे हम पेपर नंबर 3 में साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ लिए, बस उसी टेक्नोलॉजी के आयाम को हमें उस परिप्रेक्ष्य में कहाँ लाना है, उत्तर प्रदेश के पीसीएस में, यूपी के स्पेशल में लाना है। और यूपी स्पेशल में ला करके हमें पहली बात तो देखना है कि उत्तर प्रदेश में सूचना और संचार के लिहाज से कौन से तकनीकी आयाम विकसित हुए हैं, है ना। हमारे पास क्या कोई उपग्रहीय व्यवस्था है क्या? हो सकता है भाई भविष्य में उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसे आपदाएं उत्पन्न हो जाएं जिसमें हमें व्यापक स्तर पर तकनीकी विस्तार की आवश्यकता पड़े। जैसे हमारे यहाँ रिमोट सेंसिंग को लेकर के संस्थान की स्थापना हुई, अभी आगे चल के हम बातचीत करेंगे, तो उसको एक बार देख लेना है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में चिकित्सा के संदर्भ में, चूंकि एक बड़ा सा राज्य है और बड़े से राज्य में चिकित्सा की जो आधुनिकतम व्यवस्था है, जैसे कि आज के दौर में जैव चिकित्सा विस्तार कर रही है, तो इसको लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार अपने लेवल पर क्या काम कर रही है उसको हमें एक बार देख लेना है कि हमारे पास जीन एडिटिंग को लेकर के सरकार कितनी गंभीर है, जैव चिकित्सा के किन किन मायनों को लेकर के खड़ा कर रही है बातचीत। तो बस वही सारी बातें हमें देखना है। चिकित्सा के क्षेत्र में हम ये ध्यान दें कि नैनो चिकित्सा की जो बात तेजी से बढ़ रही है उसको एक बार ध्यान देना है। इसके अलावा हमें बहुत गंभीर बातचीत नहीं करनी है, सामान्य से हम ये देखेंगे कैंसर आदि के लिए, है ना, या और जो गंभीर समस्याएं हैं भारत में तो हैं ही, उत्तर प्रदेश में भी व्यापक समस्याएं हैं। आप देखेंगे तो हर साल जैसे ही जुलाई अगस्त का महीना आता है, गोरखपुर में जापानी इंसेफेलाइटिस का विस्तार हो जाता है। ये गोरखपुर का इलाका पूरा का पूरा, तो बाबा राघवदास मेडिकल कॉलेज में एकदम भीड़ सी मच जाती है। तो जो उत्तर प्रदेश के चिकित्सा के कॉलेज हैं, चिकित्सा के इंस्टीट्यूशन हैं, उनके विस्तार की बात, या उनमें कौन कौन सी नई तकनीकियां आ रही हैं जो भविष्य में उत्तर प्रदेश के निवासियों के लिए काफ़ी लाभदायक होंगी, तो उस पर बातचीत कर लेनी है। और चिकित्सा के अलावा अगला जो दृष्टिकोण हमें देखना है वो ये देखना है कि रक्षा के संदर्भ में यूपी में कौन सी टेक्नोलॉजी, जैसे यूपी में डिफेंस कॉरिडोर की बात लंबे समय से हो रही है, तो हमें डिफेंस कॉरिडोर पर चर्चा हो रही है। इसके अलावा ये देख लेना है कि यूपी में रक्षा के संदर्भ में जो हम, चूँकि भाई सीधी सी बात है, उत्तर प्रदेश भी एक ऐसा राज्य है जो दूसरे राष्ट्र से सीमा साझा करता है। भाई नेपाल बगल में हमारे है, नेपाल से होकर के चाइना है, तो ऐसी स्थिति में उत्तर प्रदेश को भी अपने रक्षा आयामों पर राष्ट्र के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना होगा। तो हमें ये भी देख लेना है कि हमारे यहाँ जो लड़ाकू विमान हैं, है ना, या जो लड़ाकू जहाज हैं, वो कहाँ कहाँ रुक सकते हैं, है ना, इनके लैंडिंग को लेकर के उत्तर प्रदेश कई बार चर्चा में रहता है। या रक्षा में हमें देखना है कि जो हमारी खुद की ऐसी फैक्ट्रियां हैं जो डिफेंस इक्विपमेंट का निर्माण करती हैं, उसको एक बार ध्यान में रखना है। देखिए, चूंकि ये सारा विषय राष्ट्रीय लेवल की चीज़ें होती हैं, भाई मिसाइल तो हम बनाएंगे नहीं, सीधी सी बात है। भाई उत्तर प्रदेश मिसाइल थोड़ी बना देगा, उत्तर प्रदेश ना तो कोई ऐसा बड़ा यंत्र बना देगा जो कि राष्ट्र से भी ऊपर हो। अब बस हमारा काम क्या है कि राष्ट्रीय रक्षा कार्यक्रमों में राज्य के स्तर पर जितनी भी सुविधाएं हो सकती हैं उसको दिया जाए।
तो हमने जो तरीके बताएं कि डिफेंस कॉरिडोर की बात हो रही है, लड़ाकू जहाज की लैंडिंग की बात हो रही है, आयुध निर्माण की फैक्ट्रियां हमारे पास विकसित हो रही हैं, तो बस उन पर बातचीत करना। इससे न केवल राष्ट्र की सुरक्षा बल्कि हम राज्य के आर्थिक विकास और समन्वय की बातचीत कर पाएंगे। यहाँ से सवाल वो पूछने का पूरा तरीका निकाल के चलेंगे। इसके अलावा आपसे चिकित्सा के साथ साथ हमें यह भी ध्यान देना है कि उत्तर प्रदेश में मुझे तकनीकी आयाम की अगर बातचीत करें तो वो थोड़ा सा देखना है कि भाई अंतरिक्ष को लेकर के, स्पेस को लेकर के, अब अंतरिक्ष में ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कोई यूपी का कोई अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में जाएगा। मतलब यहाँ पे हमें यह देखना है बेसिकली कि इसका अनुप्रयोग हम राज्य के लिए कहाँ पर कर रहे हैं। अब इसका अनुप्रयोग मुख्य तौर पर यह चेक करना है कि कृषि में कहाँ पर हुआ है ना, आपदा प्रबंधन के लिए हम किस स्तर पर कर रहे हैं, है ना, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए हम किस स्तर पर स्पेस का काम कर रहे हैं, या हमारे यहाँ जो चूंकि सूचना संचार चल ही रहा है तो रेडियो टेलीविजन के कार्यक्रम चलते ही चलते हैं, तो हमारे यहाँ कृषि को लेकर के ये जो हमारे पास उपग्रहीय तंत्र है उसका विकास कितना हो पाया है, या उत्तर प्रदेश में नौवहन को लेकर के कैसी चर्चाएं चल रही हैं, क्या कोई सेंटर आदि स्थापित हुआ है कि नहीं हुआ है। तो बस यही बातें हमें यूपी स्पेशल के कार्यक्रमों में करनी है। तो हमने कहा कि हमें सूचना संचार, चिकित्सा, अंतरिक्ष के क्षेत्र में कृषि के मामलों को ध्यान में रखते हुए, और अंत में ये भी थोड़ा सा सुझाव रखना है, अंत में ये भी एक बातचीत लेकर के चलनी है कि आखिर इन सभी साइंस और टेक्नोलॉजी आयाम की वजह से उत्तर प्रदेश सरकार किस प्रकार से रोजगार को लेकर के एक सही दिशा में आगे बढ़ रही है। अभी चूंकि नई तकनीकी आ रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, एआई, तो एआई पे बातचीत करना है। एआई की वजह से जो स्मार्ट सिटी को लेकर के लंबे समय से चर्चाएं चल रही हैं, तो स्मार्ट सिटी के विकास में उत्तर प्रदेश कितना हद तक आगे बढ़ पाई, उत्तर प्रदेश की स्मार्ट सिटी के विकास में विज्ञान और तकनीकी की भूमिकाओं पर चर्चा कर लीजिए। तो कुल मिलाकर के है वही टेक्नोलॉजी, बस हमें ये ध्यान में रखना है कि उत्तर प्रदेश के लिहाज से किन किन मुद्दों पर बातचीत करनी है। तो मैंने कहा कि पहले अनुप्रयोगात्मक बात चेक कर लेना है कि इसके अनुप्रयोग कहाँ कहाँ हो सकते हैं, और दूसरा उत्तर प्रदेश के इंस्टीट्यूशन पर बातचीत कर लेनी है। तीसरा उत्तर प्रदेश में मौजूद जो मेधाएं हैं, जो हमारी ब्रेन है यूपी का, उसको देख लेना है कि उसने नेशनल लेवल पर अथवा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कितने ज़्यादा बड़े काम किए हैं, जिसका जिम्मा या जिसके लिए उत्तर प्रदेश अपने कंधे पर फक्र से थपथपा सकता है पीठ की, हाँ यू डूइंग वेल, आपने अच्छा किया है ना, या अच्छा कर रहे हैं। इस तरह की बातें एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। तो उम्मीद है कि आपने एक मोटा मोटा आयाम तय किया होगा कि आखिर हमें सवाल में या हमें एग्जाम में जो सवाल मिलेगा उसमें क्या बात रहेगी। इसके बाद ध्यान रखिएगा कि अब जैसे उत्तर प्रदेश पीसीएस में अब यूपी में है क्या भाई, स्पेशली अगर यूपी में हम ढूंढें कि हमारे पास ऐसा क्या है जो टेक्नोलॉजी के दृष्टिकोण में काम कर रहा है, तो हमारे यहाँ चूंकि भारत की आज़ादी के बाद हर एक राज्यों को और खास करके बड़े राज्यों को ये कहा गया कि आप कोशिश करें कि राज्य परिषदों का गठन करें और उसके जरिए आप साइंटिफिक काउंसिल आदि के बारे में बातचीत करें। तो इसको ध्यान में रख करके 1970 के दशक में भारत में यूपी में विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद की स्थापना हुई, और ये उत्तर प्रदेश सरकार के तहत काम कर रहा काउंसिल ऑफ द साइंस एंड टेक्नोलॉजी के तौर पर। तो इनका उद्देश्य काफ़ी व्यापक है, अभी हम चर्चा कर लेंगे। इसके अलावा हमारे पास डिपार्टमेंट ऑफ द साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार के तौर पर काम कर रहा है। तो इसके तहत इनकी वेबसाइट वगैरह थोड़ा देखना पड़ता है, हालांकि आपको मतलब कुछ नहीं देखना है, हम देख दाख के अच्छे से एक नोट्स बनवा देंगे। बहुत ज़्यादा उसमें रिसर्च और डेवलपमेंट नहीं करना है, दुई सवाल एक सवाल दुई सवाल आएगा, समझ रहे हो, और हम जितना मैटर बनवा देंगे वही पर्याप्त रहेगा। उसके लिए बहुत ज़्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं। मतलब ये पहली क्लास है, डेमो क्लास है, तो मैं आपको तरीके समझा रहा हूँ कि सवाल कैसे आएगा, यूपी में है क्या उसको एक बार देख लीजिएगा। तो इनका उद्देश्य क्या है कि राज्य में विज्ञान और तकनीकी को बढ़ावा देना, इस उद्देश्य पर काम कर रहे हैं, और उसका पोषण करना, न केवल बढ़ावा देना बल्कि पोषण करना, और दूसरा कि राज्य की जो जनता है उसकी भलाई के लिए विज्ञान और तकनीकी का उपयोग करना। तो ये उद्देश्य लेकर के चला, जब उत्तर प्रदेश राज्य बना तभी इनका उद्देश्य था कि हम इस तरह के विभाग की स्थापना हुई। तो पहली बात तो साइंस और टेक्नोलॉजी को बढ़ाना, और इसको बढ़ा करके यही करना कि यूपी के नागरिकों का विकास
और विकास के साथ साथ उनके जीवन यापन में सहायता कराना, है ना, जीवन यापन में सहायता कराना। यही डिपार्टमेंट ऐसा डिपार्टमेंट है जो कि ऊर्जा के लिए भी काम करेगा। ऊर्जा में कोई टेक्नोलॉजी ढूंढनी है, सौर ऊर्जा, चूंकि उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां पर सौर ऊर्जा के उत्पादन की व्यापक अवधारणाएं हैं, तो उसके लिए काम कर देना, जिससे कि वहाँ यहाँ के नागरिकों को आत्मनिर्भर होना पड़े विद्युत के स्तर पर, है ना। तो ऐसे कई तरह की बातें जो इसके तहत आती हैं। अगर मैं आपको काउंसिल के बारे में थोड़ा सा बताऊं कि परिषद जो आई उसका उद्देश्य क्या था, तो अक्टूबर 1972 में जो काउंसिल आई, 5वीं जो पंचवर्षीय योजना के संबंध में विज्ञान और तकनीकी की जो विकास पर एक कार्यदल का गठन हुआ, और इसने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास के लिए उपलब्ध आवश्यक बुनियादी ढांचे की जांच, अनुसंधान, विकास के लिए समस्याओं और कार्यक्रमों की पहचान के लिए, विकास प्रक्रियाओं के लिए आवेदन करने और विकास के लिए कार्यवाही एक एकीकृत योजना तैयार करने, मतलब लगभग वो सारे काम जो उत्तर प्रदेश के साथ जुड़ करके विज्ञान और तकनीकी आयाम का विस्तार दे सके, उन सभी पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद जो कि उत्तर प्रदेश से जुड़ी है उसका गठन 1972 के आसपास हुआ। ठीक है। इसके अलावा हमारे पास एक और बहुत बड़ा टेक्नोलॉजिकल जो दृष्टिकोण है जो आपको जानना चाहिए, वो ये है कि हमारे पास रिमोट सेंसिंग एंड एप्लीकेशन सेंटर की स्थापना हुई है उत्तर प्रदेश में। ये बहुत बड़ी बात है, किसी भी राज्य के पास स्पेस के स्तर पर क्या है, अंतरिक्ष के स्तर पर ऐसी कौन सी बात है। तो हमने अंतरिक्ष की अवधारणाओं को मजबूत करने के लिए रिमोट सेंसिंग यानी कि जो सुदूर संवेदन प्रणाली होती है, जो कि हमारे पास ऐसे उपग्रह भेजे जाते हैं, जैसे कि आप इनके बारे में थोड़ा सा समझेंगे। देखो, ये बातें आप तभी व्यापक समझ पाएंगे जब आप पेपर नंबर 3 के विज्ञान और तकनीकी को एक सही रूप में समझ रहे होंगे। तो मैं आपको यही सलाह दूंगा, चूंकि देखो ऐसा तो है नहीं केवल 5 और 6 ही पढ़ करके जिंदगी में सारा खेल कर लेना है। पेपर नंबर 1, 2, 3 तो पढ़ना ही है। तो 1, 2, 3 पढ़ने का मतलब ही यही है कि हम एक व्यापक समझ के तौर पर उसे लेकर के चलें। तो जब आप वहाँ पर रिमोट सेंसिंग के बारे में बातचीत करें तो यूपी भी इससे कनेक्ट है। क्षमता को समझते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ में, ध्यान देना, लखनऊ में आप पहला राज्य स्तरीय रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर बना, है ना। रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर उत्तर प्रदेश सरकार ने 1982 में स्वायत्त संगठन के रूप में शुरू किया, और इसका जो पंजीकरण आदि होगा, इसका उद्देश्य था कि सुदूर संवेदन की जानकारी इकट्ठा करना और उसके आधार पर कृषि में और नागरिक सेवाओं के लिए, है ना। अब तो मनरेगा आदि में भी इस प्रकार की जो सुविधाएं उसमें काम होने लगा। जैसे यूपी में देखना क्या क्या हो रहा है। जैसे यूपी में जल संसाधन की जानकारी के लिए, हाइड्रोजियोमॉर्फोलॉजी मैपिंग के लिए, यूपी के भूजल की क्या स्थिति है उसकी जानकारी हासिल करने के लिए, बाढ़ की स्थिति, जल जमाव, नदी प्रणाली की गतिशीलता, जल की गुणवत्ता, आर्द्र भूमि, ग्लेशियर आदि के लिए, और वर्षा जल संरक्षण और कृत्रिम पुनर्भरण जैसी स्थितियां उत्तर प्रदेश में पूछी जाती हैं। तो जल संसाधन के लिए, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में केवल जल संसाधन ही नहीं बल्कि मृदा संसाधन के बारे में जानकारी इकट्ठा करना हो गया, वन संसाधन के बारे में और लैंड कवर या अर्बन सर्वे कराना हो गया, पृथ्वी संसाधन, कृषि, बागवानी, पर्यावरण परिस्थिति का अध्ययन, एकीकृत प्राकृतिक संसाधन का अध्ययन और अन्य कई प्रकार की ऐसी गतिविधियां हैं जो उत्तर प्रदेश में इस प्रकार के अंतरिक्ष से जुड़े हुए अध्ययनों का कार्यक्रम इसमें शामिल किया जा रहा है। तो मेरे हिसाब से आपको मैंने एक मोटा मोटा जो ओवरव्यू है कि आखिर क्या पूछा जाएगा उसको मैंने बता दिया। कुछ सवाल कैसे बन सकते हैं इस वाले पोर्शन से, अब ध्यान देना। आपसे जैसे ये सवाल पूछ सकते हैं, मान लीजिए कि जैसे कि पेपर नंबर 6 में आप गए तो मैंने कहा कि 1 या 2 सवाल आपको यूपी के साइंस और टेक से पूछा जाएगा। तो आपसे औसतन ये सवाल पूछ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में यानी कि यूपी में कृषि विकास के लिए, एक कृषि विकास में विज्ञान एवं तकनीकी के योगदान की बातचीत की जा सकती है या भूमिका की बातचीत की जा सकती है कि आपको बताना है। देखो, मेनली यही 5 या 6, 7 सवाल ही आएंगे, इसमें से एक आ जाएगा। मैं आपको बताऊं कि बहुत ज़्यादा तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। मुश्किल से 10 सवाल तैयार करने हैं, 15 टॉपिक टू टॉपिक, उसी में से 1-2 पूछेंगे। अभी यही कहानी है, आने वाले 2-3 सालों तक कहानी ऐसी ही रहेगी। हो सकता है उसके बाद वो थोड़ा अपडेट करें, थोड़ा नया कुछ सवाल करें। अभी के लिए यही है कि आपको बहुत तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। एक प्रश्न ये पूछ सकते हैं मेंस में,
दूसरा पूछ सकते हैं कि भाई यूपी में आज के दौर में जो आम जनमानस है ना, तो आम जनमानस तक मुख्य तौर पर जो सरकारी योजनाएं हैं, है ना, तो सरकारी योजनाओं की अगर बात करें अथवा हम बात करें चिकित्सा की पहुंच को लेकर के, है ना, सरकारी योजना के साथ साथ जो कि चिकित्सा की बड़ी आवश्यकता है, इसकी पहुंच को लेकर के बातचीत की जाए, इन सभी में साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्या रोल हो रहा है। आज आपके द्वार तक जो तकनीकी आयाम के आधार पर भारत उत्तर प्रदेश सरकार की कई प्रकार की जो सरकारी सुविधाएं हैं, आप आज जाते हो अंगूठा लगा करके यूपी सरकार का भी राशन लेकर के आते हो कि नहीं आते हो। तो ये जो बायोमेट्रिक प्रणाली यूपी सरकार ने डाली है आपके घर पर, तो ये कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी ही है, ऐसा नहीं है कि वो ऐसे ही बन गया। आज आपके पूरा का पूरा आपका जो पहचान स्थिति स्थापित करने की बातचीत हो, तो वो सब कुछ, या आपके आसपास जितने भी किसान कॉल सेंटर हैं वो यूपी सरकार भी उस पर काम कर रही है ना। जन सुविधा केंद्र खोले गए हैं, तो ये जो जन सुविधा केंद्र हैं ये क्यों खोले गए हैं, जिससे कि आपको जितने भी डिजिटल काम हो, निवास प्रमाण पत्र बनाना हो या हमें जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र पर बातचीत करनी हो, तो बहुत ही कम समय में एक आसपास ही हम इस पर बातचीत कर सकें। तो ये उद्देश्य उत्तर प्रदेश सरकार का है और उस पर साइंस और टेक्नोलॉजी का क्या रोल है उसको लेकर के सवाल पूछे जा सकते हैं, जो कि आपको मुझे लगता है कि बहुत सावधानी पूर्वक लगा देना होगा। इसके अलावा आपसे ये पूछ सकते हैं कि ज़रा यूपी में रोजगार के क्षेत्र में, है ना, यूपी में जो रोजगार विस्तार की अगर बातचीत हो रही, चूंकि यूपी में बड़ी एक समस्या है इसको लेकर के, इसमें साइंस एंड टेक क्या भूमिका निभा सकती है ना, किस आधार पर विज्ञान और तकनीकी रोजगार को लेकर के एक मजबूत आयाम खड़ा कर सकती है, ये बताइए। खास करके आपको समझाना है कि यूपी के परिदृश्य में और किसी परिदृश्य में नहीं। तो आप ये बताइए ना कि भाई यूपी में शिक्षा के क्षेत्र में कैसे टेक्नोलॉजी ने बड़ा बदलाव कर दिया, यूपी ने चिकित्सा के क्षेत्र में और कृषि के क्षेत्र में, सूचना संचार के क्षेत्र में, और इनका एक तरीके से उद्देश्य क्या हुआ। आज अगर आप यूपी के युवाओं को देखें तो सरकार लैपटॉप बांट रही है, सरकार यूपी के युवाओं को एक तरीके से टैबलेट दे रही है, मोबाइल फ़ोन दे रही है। क्यों दे रही है? इसलिए दे रही है कि वहाँ के जो नागरिक हैं, हमारे खास करके जो यूपी के लोग हैं, उनको एक तरीके से तकनीकी से जुड़ने का सुअवसर प्रदान हो सके, तकनीकी से बातचीत करने का मौका मिल सके, उन तक भी जो सूचनाओं का संचार है उसका प्रवाह हो सके, है ना। जैसे कि हमारे यहाँ चूंकि यूपी में समस्या क्या है, यूपी में रोजगार को लेकर अन्य राज्यों में जाने की स्थिति बन पाती है, तो हम यहीं पर रुक जाएं। एक और बड़ी बात ध्यान देना है कि भाई यूपी में तकनीकी स्तर पर विस्तार करने के लिए हमारे पास कौन कौन से संस्थान हैं, इंस्टीट्यूशन के बारे में सवाल आ सकता है कि भाई भारत में तो नहीं बल्कि यूपी में आप बताइए कि यूपी में तकनीकी स्तर पर विस्तार करने के लिए ऐसे कौन कौन से संस्थान हैं जो अभी व्यापक स्तर पर काम कर रहे हैं। वो चाहे बनारस में हो, चाहे वो लखनऊ में हो, अलग अलग शहरों में है हमारे पास, और वो संस्थान एक ही विषय के नहीं, कई कई अलग अलग विषयों के हैं, तो उनके बारे में समझ स्थापित करना है। तो ये एक हमारा दौर हो सकता है, एक हमारा ये दृष्टिकोण हो सकता है कि हम इसमें शामिल कर सकें, या हम यूपी स्पेशल के टॉपिक में विज्ञान और तकनीकी शामिल कर रहे हैं। तो इन सभी सवालों के आधार पर आपको एक समझ विकसित हो गई होगी कि आखिर हमें किस स्तर पर पढ़ाई करनी है, आखिर हमें किस लेवल पर सीख करके आगे बढ़ना है। तो लेवल आपका यही है, और मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप इस स्तर पर पढ़ते हैं हमारे साथ, तो मैं आपके तैयारी के भाव को उस स्तर पर पहुंचा पाऊंगा जो एग्ज़ाम के लिए। हाँ, ये मैं वादा कर रहा हूं और दावा भी कर रहा हूं कि हम जितनी 10 या 15 कक्षाएं इस पूरे सत्र में शामिल करेंगे, वो 10 या 15 कक्षाएं आमतौर पर 90 से 95% तक के सवालों की एक पूरी गारंटी लेके चलेगी कि जो सवाल वो पूछेंगे वो आपके नोट्स बुक में रहेगा, ये तय मान के चलना। हाँ, फिर भी मैं आपको सलाह दूंगा कि पेपर नंबर 6 पढ़ने से पहले आप प्लीज़ पेपर नंबर 3 के विज्ञान और तकनीकी आयाम को जरूर समझ लीजिए, क्योंकि जब तक आप एआई वहाँ नहीं समझेंगे तब तक एआई का अनुप्रयोग उत्तर प्रदेश के विकास में हम कैसे लगा पाएंगे। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप थोड़ा सा वहाँ विस्तार समझिए और उस विस्तार को यूपी के विकास में लगाने का अपना काम है। तो मुझे उम्मीद है कि इस पूरे कथानक में आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी।
अगली जो क्लास है उस क्लास में हम शुरुआत यहाँ से कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। हम जो शुरुआत करने वाले हैं वो पहले टॉपिक से करने वाले हैं कि उत्तर प्रदेश में विज्ञान और तकनीकी क्या है स्थिति, क्या है दिशा दशा, पूर्व काल में कैसा रहा, वर्तमान में कैसा है और भविष्य में लेकर के हमारी क्या योजनाएं चलने वाली हैं, तो उनको लेकर के हम बातचीत करेंगे। इंतजार रहेगा और आपके आने का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। यूं ही मुस्कुराते रहिए और हाँ, जुड़े रहिए आप सुपर कोचिंग से। तय मान के चलना, बहुत ही क्लियर मामला है। एडुटेक के जगत में मेरे पास भी ठीक ठाक अनुभव है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ इसलिए आप एडमिशन लीजिए। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये बहुत ही डेडिकेटेड संस्था है, इसलिए आप एडमिशन लीजिए। एक खास बात है कि इनका कहना कि जिस दिन यहाँ पर जैसे ही आप मान के चलना कि जिस दिन आप एडमिशन लेते हैं ठीक उसी दिन आपको टाइम टू टाइम बातें दी जाती हैं कि आखिर किस तारीख को आपका ये सत्र समाप्त होगा, और डे टू डे प्लान वाइज सब कुछ चलता रहता है एग्जैक्ट। और कहते हैं ना किसी भी चीज़ को एक डिफरेंट होना चाहिए, तो ये डिफरेंट है और ब्रॉड है। तो इतना ही रहेगा। बाकी सुपर कोचिंग के साथ जुड़िए, भरोसा रखिए और भरोसा इस स्तर पर रखिए कि मैं आपको स्वयं कह रहा हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।